हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की ओर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य में किस किस वंश ने शासन किया उसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश का समय सीमा क्या थी? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ये क्या थी? समय सीमा। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा प्रद्योत वंश के अंतिम शासक महाराजा वर्तिवर्धन की हत्या करने के बाद की गई थी। बिंबिसार ने प्रद्योत वंश के अंतिम शासक महाराजा वर्तिवर्धन को मारा और उसके बाद फिर वो राजा बना। बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगृह को राज्य की राजधानी बनाकर शासन किया। बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह, गिरिव्रज। गिरिव्रज कहा जाता था किसको? राजगृह को। तो हर्यक वंश में जिन जिन शासकों ने शासन किया उनके नाम हैं, पहला है बिंबिसार, फिर है अजातशत्रु, फिर है उदयन और फिर है नागदशक। ये इनकी शासन अवधि काल है चारों का और ये इनकी शासन वर्ष है। बिंबिसार ने 52 वर्ष तक, सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया? बिंबिसार ने। उसके बाद था 32 वर्ष अजातशत्रु। उदयन ने 16 वर्ष तक शासन किया और सबसे लास्ट में नागदशक ने शासन किया 24 वर्ष और नागदशक के बाद ही उसके कुछ वर्ष तक उसके पुत्रों ने शासन किया, जिसके बाद फिर हर्यक वंश का अंत हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश में शासन किया। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने हर्यक वंश की स्थापना की। जो जो मेन पॉइंट हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो उसका आंसर बिंबिसार होगा। उसने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। गिरिव्रज बोल सकते हो, राजगीर बोल सकते हो, राजगृह बोल सकते हो। ये उसने अपनी राजधानी बनाया। कौशल, वैशाली व पंजाब आदि से वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाकर बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया। तो ये जो बिंबिसार था, इसकी क्या नीति थी? यह जगह जगह से विवाह कर लेता था और वहां के राज्यों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार कर लेता था। तो कौशल, वैशाली, पंजाब जैसे राज्यों को इसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाकर अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार जो था वो गौतम बुद्ध के सबसे बड़े प्रश्रयदाता थे। तो बिंबिसार जो थे वो किसका अनुयायी था? गौतम बुद्ध का, बौद्ध धर्म का। बिंबिसार का जन्म 558 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। प्रसेनजित की बहन और कौशल की राजकुमारी महाकौशला इनकी पत्नी और अजातशत्रु की मां थी। इनका जो पुत्र था अजातशत्रु, जो आगे चलकर राजा बना, वो उनकी मां कौन थी? कौशल की राजकुमारी महाकौशला। चेलन्ना, खेमा, क्षेमा, सीलब, जयसेना नामक इनकी अन्य पत्नियां भी थीं। इनकी और भी अन्य पत्नियां थी और कहा भी जाता है कि इनकी 500 से अधिक पत्नियां थी। इन्होंने बहुत शादियां की थी अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। विख्यात वीरांगना अम्बापाली से इनका विमल कोंदन नामक पुत्र भी था। अब जो विख्यात वीरांगना अम्बापाली थी वो भी इनकी पत्नी थी, जिनसे इनका पुत्र कौन था? कोंदन। ये 15 वर्ष की आयु में राजा बने और अपने पुत्र अजातशत्रु के लिए राजपाट त्यागने से पूर्व 52 वर्ष इन्होंने राज्य किया। इनके बाद कौन बना? अजातशत्रु। और इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया? पूरे 52 वर्ष तक। बिंबिसार बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे। इनकी पत्नियां भिक्षुणी बन गई थी। इनकी जो पत्नी थी वो भी बौद्ध भिक्षुणु बन गई थी। महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। मैंने अभी बताया था जैसा कि महावग्ग में कहा गया है कि बिंबिसार की 500 रानियां थी। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्र प्रद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया। अजातशत्रु राजा बनने से पहले कहाँ का उपराजा था? अंग राज्य का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी।
इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके वैवाहिक संबंधों, कौशल, वैशाली पंजाब की नीति अपनाकर इसने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को फैलाया। आगामी 30 वर्षों तक बिंबिसार बौद्ध धर्म के विकास में सहायक बने। 30 वर्षों तक इन्होंने बौद्ध धर्म की भी सहायता की। अब आता है बिंबिसार का अंत बड़ा दारुण हुआ। ज्योतिषियों की इस भविष्यवाणी के बाद भी कि उनका पुत्र अजातशत्रु उनके लिए अशुभ सिद्ध होगा, उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। मतलब अजातशत्रु के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये आगे चलकर तुम्हारे लिए अशुभ होगा, लेकिन फिर भी बिंबिसार ने अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाला। बुद्ध को बिंबिसार द्वारा दिए गए प्रशय से देवदत्त बहुत द्वेष करता था और उसी के दुष्प्रभाव में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा, जिसके कारण उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने पिता को नजरबंद कर दिया था और उन पर बहुत अत्याचार किए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब आता है अजातशत्रु। इसके शासनकाल की समय सीमा क्या थी? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु जो है मगध के सिंहासन पर बैठा। जैसा कि मैंने बताया ही है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उसके बाद वह मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम क्या था? कुणिक। वह अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। जिस तरह से बिंबिसार ने अपने राज्य को विस्तार किया, उसी तरह से अजातशत्रु ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अजातशत्रु के सिंहासन मिलने के बाद वह अनेक राज्य संघर्ष एवं कठिनाइयों से घिर गया, लेकिन अपने बाहुबल और अपनी बुद्धिमानी से उसने सब पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर आक्रमण किया और उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु धार्मिक उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का अनुयायी था। कहा जाता है कि अजातशत्रु जो था वो बौद्ध और जैन धर्म दोनों को मानता था। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? अजातशत्रु ने। और 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। जो 3 बौद्ध संगीतियां हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उनमें से प्रथम का आयोजन किसके काल में किया गया? अजातशत्रु के में। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं के संबंधित पिटकों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया, जो हम आगे बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे विस्तार पूर्ण। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक शासन किया। और 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने। अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध ने भी महापरिनिर्वाण किया और महावीर का भी निधन इसी के शासनकाल में 467 ईसा पूर्व में हुआ। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध घोषित किया था और लिच्छवी राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। लिच्छवी राज्य के खिलाफ युद्ध घोषित करके लिच्छवी राज्य को अजातशत्रु ने अपने राज्य में मिलाया था। तो इसने कितने वर्षों तक शासन किया? 32 वर्षों तक। अब आता है उदयन। अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व उदयन मगध का राजा बना। इसका शासन सीमा क्या थी? 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथों के अनुसार इसे पितृभक्त कहा गया है। अभी हमने पढ़ा था कि इसने अपने पिता की हत्या करके जब यह राज्य अपने राज्य पर बैठा, राज्य की गद्दी पर। इसकी माता का नाम था पद्मावती। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। वह पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। इसने पाटलिपुत्र, गंगा और सोन नदी के जो संगम पर स्थित पाटलिपुत्र नगर को बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया। राजगृह से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी को स्थापित किया। पहले क्या थी? वो राजगृह में थी और फिर उसको पाटलिपुत्र में स्थापित किया। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई।
कहा जाता है कि एक दिन ये अपने गुरु के द्वारा उपदेश सुन रहे थे बैठ के, तो वहां पर मौका पाकर एक अवंती राज्य के गुप्तचर ने इनकी हत्या कर दी। तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो कहां पर था, गंगा और सोन नदी के संगम पर, और वहां पर अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थापित किया। अब आता है नाग दशक। इसका शासनकाल क्या था? 437 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। इन तीनों पुत्रों ने ही थोड़े थोड़े समय में शासन किया, और सबसे लास्ट जो शासक था वो था नागदशक। अंतिम राजा कौन सा था? नागदशक, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैल गया, जिससे कि राज्य विद्रोह करके उनका सेनापति जो था शिशुनाग, वो राजा बना और उसकी हत्या कर दी गई। उदयन का जो सेनापति कौन, वो नागदशक का जो सेनापति था वो कौन था? शिशुनाग, जिसने नागदशक की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत हो गया और शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई 413 ईसा पूर्व में। अब आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की समय सीमा क्या है? 413 ईसा पूर्व से 395 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग जो है 412 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वैश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया अपने राज्य में। उसने अपने अवंती को अपने राज्य में मिलाया। गद की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला लिया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। तो उसने वत्स और अवंती राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, और जो पश्चिमी देश थे उनसे व्यापार का माध्यम उसको मिल गया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था, जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। उसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। 395 से 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। अब आता है कालाशोक। इसकी समय सीमा क्या है? 395 ईसा पूर्व से 377 ईसा पूर्व तक। यह शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। इसको क्या कहा जाता था? काकवर्ण। कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता था महावंश के अनुसार। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासन काल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया। प्रथम संगीति का आयोजन किसमें किया गया था? अजातशत्रु की में, और द्वितीय का कालाशोक के काल में। बाणभट्ट द्वारा रचा गया हर्षचरित जो था, उसके अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापदम नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। जो बाणभट्ट थे उन्होंने क्या किसकी रचना की थी? हर्षचरित की, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि जो काकवर्ण था, कालाशोक जो था, वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहा था। उसी समय महापदम नंद नामक व्यक्ति ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। 366 ईसा पूर्व कालाशोक की मृत्यु हो गई। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके जो 10 पुत्र थे, उन्होंने 22 वर्षों तक मगध पर शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था महानंदी, जिसका क्या नाम था? महानंदी। 345 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। शिशुनाग वंश का अंत कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में, और फिर नंद वंश का उदय हुआ। अब आता है नंद वंश। महापदम नंद नामक व्यक्ति ने नंद राजवंश की स्थापना की। पुराणों में इसे महापदम तथा महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? महापदम। महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। किसको? महापदम नंद को, जो नंद वंश का संस्थापक था। महापदम नंद, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। महापदम नंद पहला शासक था जो गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण
तक विजय पताका लहराई। महापदम नंद जो था वो पहला ऐसा शासक था जिसने गंगा घाटी की सीमाओं को अतिक्रमण करके विंध्य पर्वत के दक्षिण राज्य तक विजय पताका लहराई। नंद वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली राज्य बन गया। महापदम के 8 पुत्र, महापदम नंद के बाद उसके 8 पुत्रों ने 12 वर्षों तक उत्तराधिकार में शासन किया। महापदम नंद के प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी हुए हैं, कौन कौन है जो है? उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाणक, दशरथ, केवर्त और धनानंद। धनानंद जो थे उन्होंने 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। धनानंद के शासन काल में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। जो क्वेश्चन पूछा जाता, सिकंदर ने किसके शासन काल में आक्रमण किया? धनानंद के में। जो कौन से वंश के थे? नंद वंश के थे। धनानंद एक लालची और धन संग्राही शासक था, जिसमें असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता के विश्वास को नहीं जीत सका। महापदम नंद ने महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था, तो चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित करवाकर सूर्यवंशी चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया था, जिसके बाद मौर्य काल का आरंभ हो गया था। किसको धनानंद ने क्या किया था? महापदम नंद ने महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था, जिसके कारण चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। तो यहीं पर नंद वंश का अंत हो गया और मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।